नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे हैं व्यक्तिकरण और व्यक्तिकरण की डेफिनेशन, कला संबंध स्रोत, अकला संबंध स्रोत और व्यक्तिकरण की मुख्य शर्तें पढ़ने के लिए आप पीछे वाले वीडियो का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वीएस फिजिक्स पॉइंट की लिंक भी वहां देख सकते हो और वहां से भी आप जुड़ सकते हो। आज अपन बेटा चर्चा करेंगे यज्ञ का द्विस्लित प्रयोग। यज्ञ ने व्यक्तिकरण से रिलेटेड दो स्लित लेकर के एक प्रयोग किया कि व्यक्तिकरण में फ्रिंज हमें प्राप्त होती है, वह फ्रिंज किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखिए बेटा, यज्ञ का द्विस्लित प्रयोग, यज्ञ ने जो द्विस्लित प्रयोग किया उस द्विस्लित प्रयोग में सबसे पहले यज्ञ ने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। क्या किया बेटा? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया और ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेके उसके सामने दो छिद्रों वाला गत्ता रखा। क्या किया? दो छिद्रों वाला गत्ता रखा। तो देखिए बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम के माध्यम से आप समझिए, मेरे शब्दों पे फोकस कीजिए। थ्योरी आप ही को लिखनी है, ठीक है? लिख लोगे ना थ्योरी? वेरी गुड। तो समझा दो, ठीक है बेटा। यज्ञ ने एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। क्या किया? एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। क्या है बेटा? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेके इसके सामने यानी इसके आगे दो छिद्रों वाला एक गत्ता रखा। दो छिद्रों वाला एक गत्ता रखा। संकीर्ण छिद्र होंगे बेटा, ये दो छिद्रों वाला एक गत्ता रखा। यज्ञ का द्विस्लित का मतलब दो छिद्रों का प्रयोग। तो ये गत्ता लिया और इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के आगे दो छिद्रों वाला गत्ता यज्ञ ने रख दिया, ठीक है? तो यहां से गोलीय रूप में प्रकाश जाएगा, यहां से गोलीय रूप में प्रकाश जाएगा। जोर से बोलो बेटा, थोड़ा सा ना, थोड़ी जोर से बोलना। ये बोल रहा है जोर से बोलना ना। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया आपने, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेके दो छिद्रों वाला गत्ता इसके सामने यज्ञ ने रखा। आज अपन रख रहे हैं ना, अरे किसने रखा था? यज्ञ ने रखा था, आज अपन रख रहे हैं। यहां से एक वर्णीय प्रकाश से आपने पढ़ा है कि गोलीय रूप में तरंग आगे बढ़ती है। तो ये लोग तरंग आगे बढ़ती है स्रंग और घृत के रूप में। सबसे पहले ये स्रंग आ गया, उसके बाद में ये क्या आ गया? घृत आ गया, फिर स्रंग आ गया, फिर घृत आ गया और इस रूप में तरंग यहां तक यानी इस गत्ते तक पहुंच गई। और गत्ते में दो जो स्लिटें लिए आपने, छिद्र लिए, ये थोड़े से मैं बड़े बना लेता हूं ना, ताकि अपन को समझने में आपको थोड़ा अच्छा दिख जाए। पीछे जो बैठे ना उनको थोड़ा अच्छा दिख जाए। यहां से ऐसे छोटे छोटे छिद्र हैं। तो यहां पर पहुंच गया। तो यहां तो S1 और यहां पर S2 यानी दोनों छिद्र, फर्स्ट छिद्र को S1 से डिनोट करोगे, दूसरे को S2 से। और यहां से प्रकाश आगे निकलेगा। क्या होगा बेटा? प्रकाश आगे निकलेगा। प्रकाश आगे निकलेगा ना, तो ये दोनों नए कला संबंध स्रोत बन गए। S1 और S2 क्या बन गए? दो नए कला संबंध स्रोत बन गए। यहां से प्रकाश आगे निकलेगा। मैंने आपको कहा था इनके मध्य की दूरी है ना अल्प होनी चाहिए, तो अपने अल्प मध्य की दूरी स्मॉल d ले ली। अब यहां से प्रकाश आगे निकलेगा, आगे निकलेगा। तो ये तो एक पहला कला संबंध स्रोत और ये दूसरा कला संबंध स्रोत, दो कला संबंध स्रोत हो गए। और दोनों स्रोतों से बाहर क्या निकलेगा? अरे क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। और प्रकाश निकलेगा तो दोनों की कला क्या होगी? समान होगी। दोनों की कला क्या होगी? समान होगी। तो प्रकाश यहाँ भी गोलीय रूप में आगे बढ़ेगा, यहाँ भी गोलीय रूप में प्रकाश आगे बढ़ेगा। तो अपन छिन्न और अविच्छिन्न यानी स्रंग और घृत के रूप में अपन चाप खींचते हैं। तो ये लोग सबसे पहले मैंने ये चाप खींच दिया यानी स्रंग। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा? स्रंग। दोनों कला संबंध है तो दोनों से क्या निकलेंगे? स्रंग स्रंग निकलेंगे। उसके बाद में ये इसका घृत आया तो इसका भी क्या आएगा? घृत आएगा। फिर इसका स्रंग आ गया तो इसका भी क्या आएगा? स्रंग आएगा। ये लो आ गया ना। अब क्या आना? इसका घृत आना आ गया ना, तो इसका भी क्या आएगा? घृत आएगा। अब देखिए बेटा, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे
जाएंगे, श्रृंग और ग्रत आपस में मिलते जाएंगे, श्रृंग और ग्रत आपस में मिलते जाएंगे। तो मैं मिला दूं क्या? चलो मिला देता हूं यहां से। अब इसकी बारी क्या है, किसकी है? श्रृंग की। तो ये लो S1 का श्रृंग खींच दिया मैंने और श्रृंग खींचा तो श्रृंग आके यहीं पर मिलेगा, दोनों के श्रृंग मिल गए। इसका श्रृंग खींचेंगे तो इसके श्रृंग से यहां से स्टार्ट होगा और इस प्रकार से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा देना ऐसे। अब इसकी किसकी बारी है बेटा? पहले वाले S1 में ग्रत आएगा, तो ये लो ग्रत मिल गया यहाँ, और इसका भी S2 का भी क्या आएगा? ग्रत आएगा, तो मिल गया। अब हमें क्या प्राप्त करनी है? फ्रिंज। तो फ्रिंज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या खींचेंगे? पर्दा। ये क्या है? पर्दा। ये स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दर्शा देना कैपिटल D। अब देखिए बेटा, आपको फ्रिंजों की आंकड़ा कैसे करनी है कि फ्रिंज आपको काली प्राप्त होगी कि फ्रिंज आपको चमकीली प्राप्त होगी। देखिए बेटा, श्रृंग और श्रृंग, यहाँ ये तो है ग्रत और ये क्या है? श्रृंग। क्या है? श्रृंग। तो ये जो गहरी काली दिख रही है आपको, ये तो है श्रृंग, यानी ऊपर उठेगी, इस प्रकार से प्रकाश की तरंग गमन करेगी, तो ऊपर उठा हुआ नहीं, ये तो क्या है? श्रृंग, और नीचे है ये क्या है? ग्रत है। तो ये छिन्न विच्छिन्न से जो आपको दर्शा रखा है, देश देश से जो दर्शा रखा है वह तो है ग्रत, और ब्लैक गहरी ब्लैक लाइट से दर्शा रखा है वह क्या है? श्रृंग है। तो श्रृंग और ग्रत मिलते हैं तब कैसी फ्रिंज आपको प्राप्त होती है, और ग्रत ग्रत मिलते हैं तो कैसी प्राप्त होती है, और श्रृंग ग्रत मिलते हैं तो कैसी फ्रिंज आपको प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूं। यदि श्रृंग प्लस श्रृंग, श्रृंग के ऊपर श्रृंग है तो आपको चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी? चमकीली फ्रिंज बनेगी। ठीक है, यहाँ देखिए श्रृंग और श्रृंग, ये देखिए यहाँ श्रृंग और श्रृंग मिल रहा है, यहाँ भी श्रृंग और श्रृंग मिल रहा है, यहाँ भी श्रृंग और श्रृंग मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी? चमकीली। अब देखिए एक बात और लिख दो यहाँ, ग्रत प्लस ग्रत, यदि ग्रत और ग्रत मिल रहा है तो भी चमकीली फ्रिंज बनेगी। कैसी फ्रिंज बनेगी? चमकीली फ्रिंज बनेगी बेटा। कैसी फ्रिंज बनेगी? चमकीली। अब देखिए यहाँ पर ग्रत ग्रत मिल रहा है, यहाँ पर ग्रत ग्रत मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर श्रृंग श्रृंग, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आपको ये प्राप्त होगी, ये श्रृंग श्रृंग, ग्रत ग्रत, श्रृंग श्रृंग और श्रृंग श्रृंग, ये देखिए जो आपको ये इनको मिलाने से यहाँ जो फ्रिंज आपको प्राप्त होगी वो कैसी होगी? चमकीली फ्रिंज बनेगी बेटा। ये कैसी बनेगी? चमकीली फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज बनेगी। तो आपको पता चल गया है कि श्रृंग श्रृंग और ग्रत ग्रत मिल रहा है। यदि श्रृंग श्रृंग और ग्रत ग्रत मिल रहा है, यहाँ पर भी श्रृंग श्रृंग मिल रहे हैं और ये ग्रत ग्रत मिल रहे हैं, तो ये जो फ्रिंज आपको प्राप्त होगी ना, ये फ्रिंज भी कैसी होगी? चमकीली प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? चमकीली। यानी कहने का मतलब ये है बेटा, दोनों समान मिल रहे हैं ना, यानी श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है और ग्रत से ग्रत मिल रहा है, तो फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी? चमकीली प्राप्त होगी। अब देखिए अगली कंडीशन, यदि श्रृंग प्लस ग्रत या ग्रत प्लस श्रृंग आपस में मिल रहे हैं तो फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी बेटा? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? काली फ्रिंज। कैसी प्राप्त होगी? काली फ्रिंज प्राप्त होगी। कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी? काली फ्रिंज। तो अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा यही समझ लीजिए, दिख जाएगा थोड़ा ना, आप पढ़ाओगे तो। ये देखिए यहाँ अविच्छिन्न और छिन्न मिल रहा है, यानी काली लाइन आ रही है और ये क्या जा रही है? देश देश। ध्यान दें, ये तो काली आ रही है, ठीक है ना, श्रृंग आ रहा है, और यहाँ से निकल कौन सा? ये कौन सा आ रहा है? ग्रत आ रहा है। तो श्रृंग और ग्रत मिल गया, तो यहाँ पर आपको कौन सी प्राप्त होगी? काली फ्रिंज प्राप्त होगी। कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी? काली फ्रिंज। कैसी प्राप्त हुई? काली। अब देखिए नीचे और देखिए आप, यहाँ देखिए आप, पहले तो ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, यहाँ एक तो देखिए ग्रत मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है? श्रृंग। तो यहाँ पर भी कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी? ये काली फ्रिंज प्राप्त होगी। कैसे होगी? काली फ्रिंज। तो अभी तक आपके समझ में आ गया होगी कि काली फ्रिंज कब बनेगी और चमकीली फ्रिंज कब बनेगी। यदि श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है तो चमकीली, यदि ग्रत से ग्रत मिल रहा है तो चमकीली, यदि श्रृंग से ग्रत मिल रहा है तो काली, और ग्रत से श्रृंग मिल रहा है तो भी काली फ्रिंज बनेगी। तो इनका विस्तृत प्रयोग आपके समझ में आया होगा बेटा। डायग्राम आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है और डायग्राम के साथ ऐसे कह दिया जाएगा आप
समझाइए। तो समझाओगे कैसे, मेरे एक बार थ्योरी पर और ध्यान दे लेना बेटा, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी थ्योरी किस प्रकार से आप लिखोगे, क्या यज्ञ का द्विस्लिट प्रयोग में सर्वप्रथम ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं जो गोले तरंगांग के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। इस ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के आगे दो छिद्रों S1 व S2 वाला गत्ता रख देते हैं। प्रकाश तरंगिका यहाँ पर पहुंचते ही दो कला संबंध स्रोतों में बढ़ जाते हैं, यानी S1 और S2 दो कला संबंध स्रोतों की भांति कार्य करने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, S1 व S2 को केंद्र मान करके छिन्न व अविच्छिन्न यानी देश देश व बिना देश वाले चाप खींचते हैं, अविच्छिन्न व चाप खींचते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, आगे पर्दा खींच देते हैं। पर्दा क्यों खींचते हैं, जहां पर हमें परिचय प्राप्त करनी है। अब देखिए, जब यज्ञ का द्विस्लिट प्रयोग होता है तो आपको दो प्रकार की फ्रिंज प्राप्त होती है, एक तो चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, एक काली फ्रिंज प्राप्त होती है। श्रृंग और श्रृंग जहां काट रहे हैं तो वहां भी चमकीली फ्रिंज बनेगी, घृत और घृत जहां काट रहे हैं वहां भी चमकीली फ्रिंज बनेगी। श्रृंग घृत दोनों अपोजिट है ना, उस कंडीशन में आपकी फ्रिंज काली बनेगी। अब देखिए, यहाँ चमकीली को आप दीप्त भी कहते हो, चमकीली जो फ्रिंज होती है ना उसे दीप्त फ्रिंज भी कहते हो, और काली को अदीप्त भी कहते हो। क्या कहते हो, अदीप्त फ्रिंज भी कहते हो। तो आप ध्यान रखना कि इस प्रकार से यज्ञ द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजों का निर्माण होता है, फ्रिंजों का निर्माण होता है। ये होता है आपका यज्ञ का द्विस्लिट प्रयोग। अरे समझ में आया ना, व्यक्तिकरण के लिए फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, यज्ञ का द्विस्लिट प्रयोग समझ में आया ना, वेरी गुड। देखिए बेटा, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। यज्ञ द्विस्लिट प्रयोग में आपको फ्रिंज की चौड़ाई यानी फ्रिंज मिली है, और फ्रिंज कैसे मिली है, एक चमकीली एक काली, इस प्रकार से मिली है, दूसरी चमकीली। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है बेटा, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है ना, वह क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। लिखिए, दो क्रमागत दीप्त व दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक है ना, दो क्रमागत दीप्त, दो क्रमागत दीप्त व दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, के बीच की चौड़ाई क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई। दो क्रमागत दीप्त व दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या बीच की चौड़ाई क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई को बेटा बीटा से व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है, बीटा से व्यक्त किया जाता है। समझ गए होंगे, दो क्रमागत दीप्त व दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की ये जो दूरी है ना, यह क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब अपन बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई के लिए संबंध निकालेंगे। क्या करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई के संबंध, फ्रिंज चौड़ाई के लिए संबंध निकालेंगे। वैसे आज के पार्ट में फ्रिंजों की चौड़ाई नहीं निकलेगी, आज इस पार्ट में अपन केवल विस्थापन निकालेंगे कि जो चमकीली फ्रिंज होती है उसका विस्थापन कितना होगा और पदांतर कितना होगा, उसके लिए अपन फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा के आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। वो थ्योरी क्या लिखोगे, ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं, उसके सामने दो छिद्रों S1 और S2 वाला गत्ता रखते हैं। गत्ते से कैपिटल D दूरी पर पर्दा रखा जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है। पर्दे के बीच में चमकीली फ्रिंज बिंदु O पर प्राप्त होती है। यदि इस फ्रिंज को बिंदु P तक विस्थापित कर दिया जाए, बिंदु P तक विस्थापित कर दिया जाए तो इस स्लिट को कितना घुमाना पड़ेगा, यानी तरंगे में पथ का अंतर कितना होगा, तरंगे में पथ का अंतर कितना होगा। और जो हमें यहाँ पर चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होगी, काली फ्रिंजें प्राप्त होगी, व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त होगा, वह व्यतिकरण का प्रतिरूप किस पर निर्भर करेगा। तो बेटा व्यतिकरण का जो प्रतिरूप होता है वह दोनों यहाँ S1 और S2 से जो तरंगे निकलेगी ना, उन तरंगों के
पर निर्भर करता है, यानी व्यतिकरण प्रतिरूप, व्यतिकरण प्रतिरूप तरंगों के पदांतर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी यहां पर हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है तरंगों के पदांतर पर निर्भर करता है। अब पद का अंतर कैसे? देखिए ये यहां से चमकीले खनिज का विस्थापन हो गया यहाँ, यानी वायु विस्थापित हो गई। कितने विस्थापित है? वायु बिंदु P पर चले गए। अब यहां से देखिए इसको अपन जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे चली जाएगी, जो मूल प्रकाश की किरण बिना उसमें चली जाएगी तो अक्ष से है चलेगी ना, मुख्य अक्ष से थीटा से विस्थापित होगी, तो ये प्रकाश की किरण भी यहाँ से ऐसे चली जाएगी, यानी ऐसे बिंदु P पर चली जाएगी, ये भी बिंदु P पर चली जाएगी, तो यहाँ पर ये फ्रिंज बन गई ना। अब इन दोनों को बराबर यानी यहाँ से इसे यहाँ पहुँचने के लिए अक्ष दूरी तय करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी अक्ष दूरी बताने के लिए हमें यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, और लंब डाल के बिंदु के अंकित कर दिया, ये कितना हो गया? अक्ष। अब दोनों तरंगों के मध्य पथ का अंतर कितना हो बेटा? यही वाला पथ का अंतर कितना हुआ? डेल x हो गया। कितना हो गया? डेल x हो गया। अब देखिए डेल x पदांतर करने के लिए इसको कितना घुमाना पड़ेगा कि ये जो पार्ट है ये किसका है? इस द्विस्लिट का ही है ना, इस स्लिट का ही है ना, तो कितना घुमा दिया? इसे थीटा घुमा दिया। अब हमें इससे क्या ज्ञात करना है कि भाई तरंग कितनी विस्थापित हुई, y का मान ज्ञात करना है, और तरंगों के मध्य पदांतर कितना हुआ, तरंगों के मध्य पदांतर। यानी आपने यन का द्विस्लिट प्रयोग किया, तो यन के द्विस्लिट प्रयोग में यदि यन उस स्लिट को घुमा देता है तो तरंगों के मध्य पदांतर क्या प्राप्त होता है, और ये चमकीली फ्रिंज में यानी जो केंद्रीय फ्रिंज आपको प्राप्त होती है, केंद्रीय फ्रिंज होती है बेटा, ये केंद्रीय फ्रिंज कितनी विस्थापित हो जाती है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है। फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है बेटा, व्यतिकरण प्रतिरूप तरंगों के पदांतर पर निर्भर करता है। अब देखिए अपन को y का और डेल x का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए आपके पास त्रिभुज बना दिए यहाँ, ये S1 के S2 बन रहे हैं ना, त्रिभुज क्या करोगे? त्रिभुज थोड़ी सी थ्योरी तो मैंने जो बोली वो लिख देना, त्रिभुज S1 के S2 से इसमें ज्या लगाओगे, क्या लगाओगे? ज्या। साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर, इसमें लंब कौन सा है? इस कोण के सामने ये भुजा S2K, क्या है? S2K, और कर्ण क्या है बेटा? ये समकोण है, ये समकोण के सामने ये भुजा S1 S2, तो साइन थीटा इज इक्वल S2K, मान कितना है? डेल x लिख देना आप साइड में कोष्टक में, S1 S2 का मान कितना है? स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d, यदि थीटा अत्यल्प है, यदि थीटा अत्यल्प है, थीटा अत्यल्प है का मतलब इसे थोड़ा सा घुमाया गया है, तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के, तो यहां से आ जाएगा बेटा थीटा इज इक्वल डेल x अपॉन स्मॉल d, इसे लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक त्रिभुज और दिख रही है बेटा, आपको देखिए यहाँ एक ओ डैश है, क्या है? ओ डैश, ये त्रिभुज दिख रही है ओ डैश ओ पी, ओ डैश ओ पी दिख रही है ना, समकोण त्रिभुज, और इसमें जो किरण में विचलन हुआ है, किरण में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ है? थीटा कोणीय विचलन हुआ है। पुनः है त्रिभुज ओ डैश ओ पी से, ओ डैश ओ पी त्रिभुज क्षेत्र में ध्यान दें, तो इसमें लगाएंगे स्पर्शज्या, क्या लगाएंगे? स्पर्शज्या, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा बेटा, इसमें लंब क्या है? इस कोण के सामने की ये भुजा OP, और आधार क्या है? आसन भुजा O डैश O। इन दोनों का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, O डैश O बराबर होगा पर्दे की स्लिट के बीच, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल D, और OP का मान कितना होगा? लो OP का मान y, यानी विस्थापन y, ये मान रख दीजिएगा, tan थीटा बराबर आएगा y अपॉन O डैश का मान क्या है? कैपिटल D। यहाँ पर भी थीटा अत्यल्प है, यदि थीटा अत्यल्प हो तो क्या होगा? थीटा बराबर आ जाएगा y अपॉन d, इक्वेशन नंबर 2।
क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा बेटा? एक भी थीटा का मान, दो भी थीटा का मान, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी अपने पास मान आएगा y/d = del x by small d, del x by small d। देखिए समीकरण 1 आपको दिख रहा है ना। अब यहां से अपने पास y का मान आ जाएगा, y बराबर होगा d, बाद में हो जाएगी गुणा में हो जाएगा, यानी del x गुणा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये क्या आ गया? केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन आ गया, केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन, यानी जो केंद्रीय चंद्रीय फ्रिंज थी उसका विस्थापन कितना हुआ? del x पदांतर दोनों तरंगों में है, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, कैपिटल D पर डेव स्लिट के बीच की दूरी है, del x पदांतर दोनों तरंगों में हुआ, तो केंद्रीय फ्रिंज कितनी विस्थापित हुई? del x * कैपिटल D स्मॉल d। यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है? पदांतर है। क्या है? पदांतर। ये क्या है? स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी, बीच की दूरी। और ये क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी। अब देखिए यहां से आप पदांतर भी ज्ञात। एक बात और बता दूं, यदि y = लेमड़ा हो तो y के बराबर लेमड़ा की मान ले, तो यहाँ पर लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा? del x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन पदांतर देखें, तरंगों के मध्य पदांतर, तरंगों के मध्य पदांतर, तरंगों के मध्य पदांतर आएगा तो देखिए d स्मॉल d इधर गुणा में और कैपिटल D इधर भाग में, तो del x का मान आ जाएगा ना, del x बराबर आएगा y स्मॉल d बटा कैपिटल D, यानी ये दोनों तरंगों के मध्य जो पदांतर उत्पन्न वाला है ये आ गया। क्या आ गया? यह आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, आज के लिए तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, यानी आपको पदांतर और विस्थापन प्राप्त हो गया। अगले पार्ट में अपन बेटा जो बात करेंगे वह बातें होंगी व्यतिकरण में कितने प्रकार की फ्रिंजें बनती हैं। तो अपन ने पढ़ा है कि व्यतिकरण में 2 प्रकार की फ्रिंजें बनती है, दीप्त बनती है, अदीप्त बनती है। दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई अपन ज्ञात करेंगे अगले पार्ट में। तो आज तो बेटा आपके समझ में आया होगा यंग का द्विस्लिट प्रयोग व्यतिकरण के लिए अपन ने किया, और यंग के द्विस्लिट प्रयोग के माध्यम से ही हमें फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा पढ़ी, और फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा पढ़ने के बाद में जो फ्रिंज का विस्थापन अपन ने किया है, ऊपर केंद्रीय फ्रिंज बनी और बिंदु P पर केंद्रीय फ्रिंज को पहुंचा दिया, तो तरंगों के मध्य पदांतर कितना प्राप्त हुआ, हमने पदांतर का फॉर्मूला ज्ञात किया, और फ्रिंज विस्थापन कितने विस्थापन हमने ज्ञात किया। तो आज बेटा इतना ही करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, और आया ना? यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और मुझे आप लोगों पर गर्व है कि आप घर बैठे बैठे वास्तव में फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आएगा रहिए, नमस्कार।